तो वेलकम टू यूपीएससी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे साइंस एंड टेक की पीटी है और इसके अंदर सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीनोम एडिटिंग क्या होता है, जीनोम मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर क्या है, तो ये और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर आईटी एंड कंप्यूटर के बारे में कि नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी क्या है, ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी क्या है, फिफ्थ जनरेशन 5G अभी हम देख रहे हैं कि उसका ऑप्शन हो रहा है 5G स्पेक्ट्रम का। फिर इसके अंदर भी हम दो चीज़ देखेंगे, एक तो स्टैंड स्टॉल आर्किटेक्चर, एक नॉन स्टैंड स्टॉल आर्किटेक्चर देखेंगे। फिर इसके अंदर ओपन एक्सेस रेडियो आरएन टेक्नोलॉजी क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, डार्कनेट क्या है, वर्चुअल वीपीएन क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, 4D प्रिंटिंग क्या है। तो ये कुछ सब टॉपिक्स होंगे हमारे आईटी एंड इंडस्ट्री के। फिर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में जाएंगे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या है, पीएसएलवी क्या होगी, एसएसएलवी, पीएसएलवी। तो ये सब कुछ तो आपने बेसिक में पढ़ा भी होगा, कुछ हम यहाँ पे और आगे पढ़ेंगे कि इसके रिलेटेड न्यूज़ क्या है। नेविगेशन सैटेलाइट है, आर्टेमिस है, जेम्स टेलीस्कोप है, प्राइवेट सेक्टर एंड स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, स्पेस टूरिज्म, सॉरी। तो स्पेस टूरिज्म के अंदर भी काफ़ी हम देखने को मिल रहा है कि स्पेस टूरिज्म कैसे प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि अभी अमेज़न के जो हेड थे, सीईओ थे और जो हमारे जो अभी सबसे रिचेस्ट पर्सन जो हैं, तो उन सब ने स्पेस का टूर भी किया था। और डार्क मैटर हो गया, अर्थ रिकॉर्ड शॉर्टेज डी हो गया, और ये सब इसके सब टॉपिक्स हैं और क्या डेवलपमेंट्स होती है और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। फिर हेल्थ से रिलेटेड हम देखेंगे कि टीबी क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है। तो इसके सब टॉपिक्स हो गए हेल्थ के। और डिफेंस हो गया, डिफेंस के अंदर भी हम देखेंगे कि सॉलिड फ्यूल डक्टर ट्रांजिट टेक्नोलॉजी क्या है, सीडीएस क्या है, सीडीएस कौन है। मतलब अभी कुछ एक साल पहले, आधे साल पहले एक हमारे जो सीडीएस चीफ थे उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा ही है ये टॉपिक उस वक्त के बाद। और ब्रह्मोस मिसाइल क्या है और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ सबमरीन्स के बारे में मिसलीनियस और कुछ ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जैसे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूज़न क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट हम अब बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहे हैं हम। और कुछ अवार्ड्स एंड प्राइजेस, किसको केमिस्ट्री के अंदर किसको अवार्ड मिला, फिजिक्स में किसको मिला है, मेडिसिन में किसको मिला है, कुछ मिसलेनियस चीज़ें। तो ये कुछ हमारे इंडेक्स हैं। ओवरऑल हमने देख लिए हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, हमें आईटी पढ़ना है, हमें स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, हमें हेल्थ पढ़ना है और हमें डिफेंस पढ़ना है और हमें अल्टरनेटिव एनर्जी पढ़ना है और अवार्ड्स एंड प्राइजेस पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हम अपने जो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपको सबको आइडिया होगा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है कि आप किसी भी आपके अंदर आपको पता है कि आपका ये सेल है, सेल के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोसोम्स है और इसके अंदर आपके जेनेटिक मटेरियल्स है एज अ फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर। तो उसके अंदर अपन करेक्शन कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के अंदर। इसको अपन बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, इसको अपन एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अपन हेल्थ सेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जगह में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है कि जीएम टेक्नोलॉजी इज अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया कि डीएनए जो होता है हमारा, और डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके अंदर फिर जीन्स होते हैं, तो ये जो होते हैं ये सब चीज़ें, तो इसके अंदर हम इसको मॉडिफिकेशन की बात करने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर प्लांट्स की भी हम जीन्स को ऑल्टर कर सकते हैं, बैक्टीरिया की जीन्स को, एनिमल्स की जीन्स को, और जो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी हेयर फॉल होता है, आपकी जेनेटिक्स में है कि आपकी हेयर फॉल हो, लेकिन आपकी जीन एडिटिंग ऐसे हो जाए कि आपके अंदर कुछ ऐसे जीन डाल दिए जाए जिसके अंदर हेयर फॉल नहीं होता जेनेटिक्स के अंदर। तो ये हो गई अपनी जीन एडिटिंग हो गई। जीन अपन ने क्या करा, जीन के थ्रू अपन ने अपने जो जीन्स हैं उनको मॉडिफाई कर दिया। और कुछ अप्रोचेज होती है जीनोम एडिटिंग में, क्या करते हैं हम, तो जो भी हमारे क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेटेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स जो होते हैं, जो कि Cas9 जो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, फिर इसके बाद में एक तो इसके थ्रू हम करते हैं अपनी जीनोम एडिटिंग, एक अपनी करते हैं अपन होमिंग एंडोन्यूक्लियसिस और मेगा न्यूक्लियसिस से हम करते हैं, और एक साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस के साथ हम करते हैं। तो ये हमारी तीन अप्रोचेज है जिसके थ्रू हम जीन एडिटिंग करते हैं। इसको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कैसे हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे हमने आगे इसके अंदर Cas9 को जो है वो हमने अंदर डाला और अपने जो जीन्स है वो निकाले, और कैसे हम
हमने जीन का मॉडिफिकेशन किया, तो इसको हम आगे देखेंगे। और कुछ लॉज एंड एक्ट्स है जो कि जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड है, इसको आप देख सकते हैं। वैसे इट इज़ अ पर्पस फॉर मीन्स, जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया, ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, सीड्स एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स हो गया, फूड सेफ्टी एक्ट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑल्दो दिस इज थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जान सकते हैं, बट अगर आप इसके अंदर देखें तो ये दिस इज बेसिकली फॉर द मीन्स कि आपके पास कोई मान लो क्वेश्चन आ गया जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे, तो यू कैन सब्सटेंशिएट योर आंसर विद दिस टर्म्स कि लाइक ऐसे ऐसे हमारे नॉर्म्स है, दिस आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट हैज टेकन फॉर द जीनोम मॉडिफिकेशन। तो ठीक है, अभी हमें ये जानना है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है आपके पास। और बेसिक प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो पता है। एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन है या ये जेनेटिक मैनिपुलेशन है, क्या है, तो ये उसके ऊपर आपको टिक लगाना होगा। फिर वहाँ पे होती कंफ्यूजन। तो हमें समझना है कि जीनोम मॉडिफिकेशन क्या होता है। हमने समझ लिया कि कैसे हम जीन को मॉडिफाइड कर रहे हैं। अब हमने मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन करने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, एडिटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल लो, जैसे आपकी फोटो है, उस फोटो में आपको कलर करना है, तो ये तो हो गया मॉडिफिकेशन। बट उसके अंदर आपने मॉडिफाई भी तो करा, कलर किया और ये करा, ये क्या हो गई, एडिटिंग। ठीक है, ये बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल था, बट ठीक है, समझने के लिए ठीक है ये। फिर इसके अंदर न्यूज में क्या है, जीएम क्रॉप्स के लिए कि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसने इशू की है गाइडलाइंस फॉर द सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटिंग प्लांट्स 2022, ईजिंग नॉर्म्स फॉर रिसर्च इनटू जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने गाइडलाइंस इशू की है कि कैसे जीनोम हम जो प्लांट्स में जो एडिटिंग करते हैं ना, जैसे कि हम देखते हैं बीटी कॉटन आता है, बीटी कॉटन आता है, एचटी बीटी कॉटन आता है, तो उसके अंदर हम जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड है ना गाइडलाइंस आई है कि कैसे हमें मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, कुछ हमें बेसिक देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ये एक अटैच मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दिस इज अ नोडल एजेंसी, एक नोडल एजेंसी है सपोर्टिंग रिसर्च इन लाइफ साइंसेज एंड प्रमोट्स लार्ज स्केल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम बहुत लार्ज स्केल ऑफ ये जो डिपार्टमेंट है कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होगा, कैसे उनको हम आगे इन फ्यूचर और प्रोसीड करेंगे, तो ये सारा जो भी है ये डिपार्टमेंट इस चीज के लिए देखता है। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रमोट करता है बायोटेक्नोलॉजी में, और प्रमोट करता है इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल इंट्रैक्शन के बीच में कि भाई जो एजुकेशन हब्स हैं, जो भी जैसे आईआईटीज आईआईएम्स हैं, और उनको डिफरेंट इंडस्ट्रियल जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके साथ मिला के एक बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने पे ये ध्यान देता है। और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन ये जान सकते हैं कि हम अनाउंस्ड फर्स्ट नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट स्ट्रैटेजी इन 2007। नेशनल वही मेंस वाली चीज हो गई, इट्स इज नॉट फॉर द फोकस्ड, सो इसको हम लीव कर सकते हैं। बस ये जान सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, सपोर्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये तो ऑब्वियस चीज हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज में और क्या है। तो गाइडलाइंस एग्जाम्स जीनोम एडिटिंग प्लांट्स फॉलिंग अंडर द कैटेगरीज ऑफ, गाइडलाइंस जो है ना वो बताती है कि जीनोम एडिटिंग प्लांट्स जो है ना वो जो भी मतलब कौन सी कैटेगरी में फॉल करनी चाहिए, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस एंड साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस टू फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसको आप पढ़ सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो गाइडलाइंस ने क्या किया है, जो भी एग्जेम्प्ट किया है कि जितना भी जो भी एडिटिंग होगा वो किसके तहत होना चाहिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से हम पूरा एनवायरमेंट सेफ्टी के साथ हमें देखकर चलना है कि हमें अगर हम कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, जीन एडिटिंग कर रहे हैं, तो हमारे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अर्लियर एग्जामिशन बाय द, और ये पहले भी हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू अवॉइड लॉन्ग प्रोसेस फॉर अप्रूवल ऑफ जीएम प्रोसेस थ्रू जीईएसी। ठीक है, अब गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट क्या गाइडलाइंस आई है, तो उसको हम डीपली पढ़ते हैं कि पहली गाइडलाइंस बोल रही है एम क्या है, प्रोवाइड्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड साइंटिफिक गाइडलाइंस ऑन डेटा रिक्वायरमेंट इन कंटेक्स्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जीनोम। एक हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड साइंटिफिक गाइडेंस। हम मतलब जो मान लो एक कंपनी है, कंपनी ए बी है, ये एडिटिंग करना चाह रही है,
तो उसको एक प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए। ऐसा नहीं है कि वो बस अनएक्सपीरियंस्ड है और कुछ भी करे जा रही है, तो उसको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए। तो ये इसका एम है कि जितनी भी कंपनीज एडिटिंग कर रही है उनको जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाए। स्कोप ऑफ गाइडलाइंस क्या होगा, तो लिमिटेड टू प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स, लिमिटेड एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर होगा, प्लांट्स के ऊपर होगा और प्रोडक्ट्स के ऊपर ही होगा ये। एडिटिंग एम्प्लॉइंग साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस। फिर इसके बाद में और आता है गाइडलाइंस नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और यही सेम जो है गाइडलाइंस जो है अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी निकाली है। एग्जाम्पशन क्या है, रिसर्चर्स हु यूज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई प्लांट जीनोम फॉर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम, उसके अंदर ये बोला गया कि एग्जाम्पशन ये है कि रिसर्चर्स, जो भी रिसर्चर्स है जो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं प्लांट जीनोम की, वो अप्रूवल ले सकते हैं जीईएसी से, ठीक है। ये हो सकता है। ऑल रिक्वायरमेंट टू डेवलप ट्रांसजेनिक सीड्स विल एम्प्लॉय, so all requirements to deploy transgenic seeds will apply to gene edited seeds except clauses requiring GAC permission। सिग्निफिकेंस क्या है इस गाइडलाइंस का, क्या इंपॉर्टेंस, क्या एक्सेलरेट जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, जिससे जेनेटिक इंप्रूवमेंट हो क्रॉप्स का, इंक्रीजिंग फार्मर इनकम हो पाए, और रोडमेप फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक एडिटिंग। देखो कुछ नहीं है, इस पूरे पैराग्राफ का सिंपल सा मतलब है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। जो लोग सही से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको जीईएसी जो है वो अच्छे से उनको मतलब लाइसेंस वगैरह दे दे, उसको अप्रूवल दे दे उसको। फिर उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंस बताई है कि कल को जीन एडिटिंग होगी, जीन एडिटिंग होने से क्या होगा, जीन एडिटिंग से जो हमारी क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, उसकी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होगी तो फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे एम बता दिया इसका, इसका स्कोप क्या है गाइडेंस का ये बता दिया, सिग्निफिकेंस बता दिया, ये सब चीजें इसके अंदर बता दी। और ये चीज मैंने पहले ही बता दिया है कि बीटी कॉटन इज अ जीएम क्रॉप। बीटी कॉटन मैंने एग्जाम्पल देकर भी ऊपर बताया था कि बीटी कॉटन कैसे हेल्प कर रही है जीन मॉडिफिकेशन के अंदर। सो इसके अंदर मतलब है वो जीन मॉडिफिकेशन हो रखा है उसके अंदर। फिर उसके बाद में आता है मैन्युफैक्चरिंग, manufacturing, use, import, export and storage of hazardous microorganism, genetically engineered organism regulates। और ये जो हमारा एक्ट है, ये रूल है, ये रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटीज को, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म जो भी चीज़ है हम जेनेटिक्स कर रहे हैं तो ये इस रूल्स के तहत इसको किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है जीएम क्रॉप्स के, ठीक है, कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमने देख लिया कि भाई फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी और ये सब फूड सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। कि कल को हमें मान लो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की, माल न्यूट्रिशन हमारी इंडिया में काफ़ी है, फिर उससे क्या होगा, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज बढ़ेगी। न्यूट्रिशनल वैल्यूज बढ़ेगी तो जो अनीमिया की कमी है लोगों के बीच में, मेनली जो वुमेन के अंदर पाई जाती है, तो उन सब का रिडक्शन होगा। फूड सिक्योरिटी होगी, फूड सिक्योरिटी पे कि हम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुँचा पाएंगे, न्यूट्रिशन लोगों तक पहुँचा पाएंगे, और एक एनहांस न्यूट्रिशनल क्वालिटी मिलने की, वही वाली बात होगी। और मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, और कुछ हम ऐसे जीन यूज़ करेंगे जिससे सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। बट कुछ कंसर्न्स भी हैं। पहली बात तो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, ऑब्वियसली कुछ भी बाहर से आप अपना कुछ साइंटिफिक चीज़ें लेकर आओगे तो वो एनवायरमेंट को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। इकोनॉमिक भी है, क्योंकि फॉल्स क्लेम करेगा ईल्ड का, कि मान लो आपने एक सब्जी उगा दी, अब उसके अंदर मान लो 2 के आ जाए तो इट इज़ ऑल्सो नॉट इकोनॉमिकली गुड, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। बायो सेफ्टी भी हो जाती है, जैसे कि आपने अगर बीटी ब्रिंजल से सुना हो, बीटी ब्रिंजल का अगर आपने केस सुना हो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इसको पहले ना प्लांट किया गया था, फिर ये देखा गया कि जिस फार्मर ने ये प्लांट किया था उसके हाथ में रेड रैशेज हो गए थे। तो उससे ये पता लगता है कि उनके रैशेज से कि इट इज़ नॉट सेफ। अगर वो हाथ में लगने से अगर उनके रेड रैशेज हो रहे हैं तो अगर किसी के पेट में जाएगा तो वो कितना नुकसान करेगा। और फिर एक इथिकल इशू भी होता है अम, कि आप है ना कितना कॉर्पोरेट डोमिनेंस करोगे, फिर इसके अंदर भी कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, फिर फार्मर्स जो है वो जो भी जेनेटिक जो चीज़ें हैं उसको लाने के लिए फिर कॉर्पोरेट के अंडर हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ें भी हम देखने को मिलती हैं हमें। अबाउट जीएम क्रॉप्स के बारे में हम देखते हैं तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, cells are grown in tissue culture which develop into plants and seeds produced by these cells which inherit the new DNA।
इसके अंदर वही है कि सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर, जो और मतलब वही वाली बात हो गई कि जैसे मानो कि एक आपके अंदर ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर आपके जो भी और भी चीज़ें हैं और यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो वो उसको रिप्लेस करेगा और उसको रिप्लेस करके जो नया जीन डाल रहे हो, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो इनहेरिट होगा, ठीक है? अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ना, वो प्रमोट करती है साइंस बेस्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। ये वो प्रमोट करती है कि जो भी ऑब्वियसली अगर आप लेकर आ रहे हो, अगर कोई भी अगर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वो साइंस बेस्ड जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वो प्रमोट ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अब हम देखेंगे कि अभी जो भी है डिमांड में क्या चल रहा है, अभी सब कुछ साइंस के बेसिस पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हो हर चीज़ साइंटिफिक डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें बैंकिंग है तो हम बैंकिंग भी जान रहे हैं कि बैंकिंग यूनिट बनाई जा रही है, तो उसमें भी हम साइंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वर्कलोड कम हो जाए बैंक का। तो सब चीज़ों में साइंस आ रहा है, तो प्रमोट तो होगा ही होगा, ये तो हम मान सकते हैं। फिर इसके बाद में नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन फंक्शनल जीनोम एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स, ये एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था आईसीआर के द्वारा 2005 में। तो ये कुछ जीएम के लिए कुछ बेसिक और पुरानी बातें हैं, तो जान लो, और नहीं जानोगे तो ठीक है। फिर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। अब हम ये जानते हैं कि जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी में और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ठीक है? हाँ, तो हम जैसे ना जीनोम एडिटिंग है और एक ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? अब देखो जीनोम में क्या होता है ना, मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है? ऐसे होता है ना डीएनए, एटी, सीजी, है ना? तो इसको फिर अपन कट करते हैं बीच में और फिर यहाँ पे एक अपन नया जीन एडिट करते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, जब हम स्पेसिफिक कोई चीज़ टारगेट कर रहे होते हैं कि हमें कैंसर को टारगेट करना है, कि हमें कैंसर सेल को जो है डिस्ट्रॉय करना है, तो जब हमारा टारगेट ऐसा होता है ना, तो वो होता है जीनोम एडिटिंग। बट ट्रांसजेनिक क्या होता है, बाहर से कोई चीज़ लाई गई, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर हमने एक और बैक्टीरिया डालने की कोशिश करी, जिससे वो दोनों कोलैब करके, जब दोनों कोलैब करके एक बेटर फंक्शनल अप्रोच रख पाए। जैसे बीटी कॉटन है, तो बीटी कॉटन के अंदर हमने ये जो बैक्टीरिया जो यूज किया है ना, बीटी बैक्टीरिया, तो इसके अंदर हमने इसको डाला है, तो ये हो गई ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम कोई फॉरेन पार्टिकल लेके आ रहे हैं, फॉरेन डीएनए हम लेकर आ रहे हैं, और आर्टिफिशियल तरीके से हम अपना जो जो अपना बेसिक जो चीज़ है उसको अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा कॉटन जो था, जो हमारा इंडिजिनस कॉटन था, उसको हमने फॉरेन बैक्टीरिया से मिलाकर एक नया प्रोडक्ट, हमने नया एक जीन बनाने की कोशिश करी, वो होती है ट्रांसजेनिक। कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा इसका लॉजिकल डिफरेंस है कि जीनोम एडिटिंग एक टारगेटेड अप्रोचेस के लिए होती है, और इसके अंदर हम ट्रांसजेनिक के अंदर बाहर से कोई चीज़ लाकर अपने आर्टिफिशियल मीन्स की तरह अपन इसको नया एक जीन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये हो गई। फिर अब हम देखेंगे वेरियस बॉडीज ऑन जीएम, क्या क्या बॉडीज है जीएम क्रॉप्स रिडक्शन के ऊपर, ठीक है? तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि रिकमेंडेड डीएनए एडवाइजरी कमेटी है, एक इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है, और रिव्यू कमेटी और जेनेटिक मैनिपुलेशन कमेटी है। तो ये जीएम को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, कैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो क्रॉप्स हो रहा है उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उसके लिए काफ़ी ये सारी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो पहले हम देखते हैं कि रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी क्या है, तो ये मॉनिटर करती है डेवलपमेंट को बायोटेक्नोलॉजी में एट द नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है? और इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी क्या करती है, अप्रूव्स लो रिस्क एक्सपेरिमेंट, कि भाई जो भी ना ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें रिस्क बहुत कम है उनको अप्रूव कर देगी। जैसे कि मान लो एक एक सेल है, उसके अंदर आपको पता है कि भाई ये बैक्टीरिया डालोगे तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसमें थोड़ा रिस्क कम दिख रहा है आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर क्या करेगी, लो रिस्क एक्सपेरिमेंट को अप्रूव कर देगी। तो ये अप्रूवल कर रही है, ये देखती है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। और एक है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं ना जिनमें हाई रिस्क है, तो उनको उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि भाई हाई रिस्क तो है लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए, तो इसलिए ये हमारी रिव्यू करती रहती है ये कमेटी, ठीक है?
अब क्या है, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक हमारी स्टेट बायो, अब स्टेट के अंदर भी आप बायोटेक्नोलॉजी को कोऑर्डिनेट करोगे तो इसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है, एक्ट एज स्टेट लेवल नोडल एजेंसी टू डिस्कस द डैमेज ड्यू टू द रिलीज ऑफ जीएमओज एंड टू टेक ऑन साइट कंट्रोल मेजर्स। तो वही है कि ऑन साइट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उसके लिए ये भी देखी जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेम स्टेट लेवल पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है। फिर अब ये जो चीज़ होती है ना, जो अप्रूवल देती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये आजकल यूपीएससी जो है ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टॉपिक्स भी हमें दे देता है। तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारी कमेटी है, ये पहले कौन सी मिनिस्ट्री में आती है। पहली बात तो हमें ये जानना जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल यही बनता है कि पूछ लेंगे कि भाई ये कमेटी है और इट इज अंडर कुछ भी बोल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, और वहां पे आपको लगेगा कि हाँ ये अप्रूवल करती है तो साइंस एंड टेक में होगी, और क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है ये, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लार्ज स्केल यूज ऑफ जो हमारे हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जो भी यूज करते हैं ना, उससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत नहीं पहुंचे, एनवायरमेंटल एंगल से वो सब सही रहे। और फिर इसके बाद में उनको कैसे एनवायरनमेंट में लेकर आना है, क्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो सही कर रहे हैं, रिलायबल है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारी कमेटी देखती है। इसका जो कंपोजिशन है 24 मेंबर्स हैं और ये हर महीने मिलते हैं। और इसको चेयर कौन करता है, इसके अंदर एक स्पेशल सेक्रेटरी होता है या एडिशनल सेक्रेटरी होता है, वो भी कहाँ का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का हो सकता है। 24 याद ये देख लिया कि हर महीने मिलते हैं और कौन चेयर करता है। तो ये सब चीजें थोड़ी फैक्चुअल चीजें आपको याद करके रखनी है। अब हम देखते हैं क्या है न्यूज है कि जिससे सम कंप्यूटर इन्वायरमेंट हाइब्रिड धारा कर रहे हैं, ठीक है। ये हम सब आज जांच पड़ताल कर चुके हैं और इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। बट इसका हम शुरू करेंगे के तहत और कौन से इसके अंदर इसके अंदर होगा। आप देखते हैं क्या है, ये डेवलप किया गया है नहीं बने किसी इंडियन वेराइटी जो हमारी की जो उसको हमने अर्ली उसके साथ बाद में हम दोनों की ये स्टार्ट करेंगे करेंगे।